नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार पुनः आप सभी साथियों का, सभी मित्रों का आपके इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल टारगेट विद शिवनाथ में मैं सबका हृदय से स्वागत करता हूं। प्रिय साथियों, आज मैं सामान्य हिंदी के तीसरे प्रैक्टिस सेट को लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। आज के इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों बड़े ही मज़ेदार क्वेश्चनों को समाहित किया गया है। बड़ा ही आनंद आएगा और बड़ा ही रोचक लगेगा। आइए स्टार्ट किया जाता है। चलिए दोस्तों, पहला सवाल है इसमें दोस्तों कि शब्दकोश में निम्न में से सर्वप्रथम आने वाला शब्द कौन सा है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों। चलिए बताइए। पहला ऑप्शन है प्याऊ, दूसरा ऑप्शन है प्रकंप, और तीसरा ऑप्शन है प्लवन, और चौथा ऑप्शन है प्रकीर्ण। कौन सा सही होगा दोस्तों? तो निश्चित रूप से दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है आपका, यानी कि प्याऊ। ठीक है, यह शब्दकोश के अनुसार सबसे पहले आने वाला शब्द है। अब बात आती है कि हम जानेंगे कैसे। तो हमेशा ध्यान दीजिए दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए एकदम बिल्कुल बहुत आसान है दोस्तों। सभी शब्दों के वर्णों को सबसे पहले क्या किया जाता है? विन्यासित कर दीजिए। सभी शब्दों के वर्णों का विन्यास कर दीजिए, यानी कि सभी को खंडों में तोड़ दीजिए, विखंडित कर दीजिए। जैसे पहले ऑप्शन में क्या है? आधा पा है। ठीक है, दूसरे में क्या है? इसमें भी आधा पा है। तीसरे में क्या है? इसमें भी आधा पा है। और चौथे में क्या है? इसमें भी आधा पा है। ठीक है दोस्तों, फिर हम दूसरे वर्ण की ओर बढ़ते हैं। दूसरे वर्ण में क्या है? पहले वाले शब्द में दूसरा वर्ण क्या है दोस्तों? या है। क्या है? या है। फिर प्रकंप में क्या है? रा है। और प्लवन में क्या है? ला है। और प्रकीर्ण में क्या है? रा है। ठीक है दोस्तों, तो बस पूरे वर्णों को आपको विन्यासित नहीं करना है, केवल मात्र एक दो वर्णों का विन्यास कर दीजिए। उसके बाद देखिए कि अब देख रहे हैं इसमें कि सभी चारों शब्दों में पहला वर्ण क्या है? पा है। अब ये ध्यान देना है कि शब्दकोश में पा के बाद कौन सा वर्ण आता है। अब इसमें देखिए कि या पहले आएगा, कि रा आएगा, कि ला आएगा, कि रा आएगा। कौन सा वर्ण आएगा दोस्तों? शब्दकोश में पा के बाद कौन सा वर्ण पहले आएगा? या आएगा, कि ला आएगा, कि रा आएगा? तो हमेशा ध्यान दीजिए दोस्तों, शब्दकोश में पा के बाद जो नज़दीकी वर्ण है या रा ला में या सबसे पहले आएगा, इसलिए आपका ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। पहला ऑप्शन है इच्छा, दूसरा ऑप्शन है आभ्यान, और तीसरा ऑप्शन है श्रृंगार और प्रत्योष, चौथा ऑप्शन है प्रत्योष। तो यहाँ पर आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों? यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन प्रत्योष होगा। ये शुद्ध शब्द है। बाकी जो तीनों ऑप्शन है ये बिल्कुल अशुद्ध है। इसमें से एक ऑप्शन ये दोस्तों जो तीसरा दिया गया है सी, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। इसका शुद्ध शब्द कैसे लिखा जाएगा दोस्तों? देख लेंगे। इस तरह से शुद्ध शब्द लिखा जाता है, श्रृंगार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। निम्न में से सकर्मक क्रिया है। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों। इस तरह से बहुत क्वेश्चन फंसाता है और अच्छे को पसीना छूट जाता है दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए। तो बताइए दोस्तों, इसमें से कौन सा सकर्मक क्रिया है? बड़ा मजेदार क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है हंसना, पढ़ना, सोना और रोना। तो कौन सी सकर्मक क्रिया है? तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इसमें आपका बी ऑप्शन सही होता है, सकर्मक क्रिया है। पढ़ना क्या है? सकर्मक क्रिया। बाकी हंसना, सोना, रोना ये सब क्या है? अकर्मक क्रिया है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, हम कैसे पकड़ेंगे कि कोई भी सकर्मक क्रिया तब होगी जब किसी क्रिया में, ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, जब किसी क्रिया में हम यदि उसके साथ क्या का प्रश्न करते हैं, तो यदि कोई संभावित उत्तर आ जाता है,
यदि कोई संभावित उत्तर आने की संभावनाएं होती है तब तो वह सकर्मक क्रिया है, अदरवाइज क्या है, अकर्मक क्रिया है। जैसे क्या है दोस्तों, वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, तो वह क्या कर रहा है, वह क्या पढ़ रहा है। तो निश्चित रूप से कर्ता अगर कुछ किसी चीज को पढ़ रहा है तो वह कुछ ना कुछ जरूर पढ़ रहा हो, चाहे पत्र पढ़ रहा हो, चाहे उपन्यास पढ़ रहा हो, चाहे निबंध पढ़ रहा हो। ठीक है दोस्तों, तो कर्ता जो भी पढ़ रहा है वो कुछ ना कुछ जरूर पढ़ रहा है, चाहे पत्र हो, चाहे निबंध हो, चाहे उपन्यास हो, चाहे नाटक हो। ठीक है, तो हमेशा ध्यान दीजिए पढ़ना यहाँ पर क्या है, सकर्मक क्रिया। और थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे दोस्तों कौन कौन सी सकर्मक क्रिया होती है, इसको आप कहीं पर नोट कर लीजिए। जैसे पढ़ना, लिखना, देना, लेना, खाना, पीना, ठीक है, कहना, ये सभी सकर्मक क्रिया होते हैं। और अकर्मक के अंतर्गत जैसे आना, जाना, रोना, हंसना, बैठना, ठीक है, ये सभी जो है अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। पहला है प्राधन ऊण, बी ऑप्शन है निधन ऊन बराबर न्यून, अम्बुधन ऊर्म बराबर अम्बूर्म, और सची धन इंद्र बराबर सचेंद्र। कौन सा ऑप्शन गलत है दोस्तों, ये पूछ रहा है, सही नहीं है। तो यहाँ पर आपका ये बी ऑप्शन बिल्कुल गलत है दोस्तों। इसमें होना क्या चाहिए, इसमें दोस्तों ये होना चाहिए छोटी ई की मात्रा लगनी चाहिए नाम में। क्या होना चाहिए, निधन ऊन। ठीक है, क्या होना चाहिए, निधन ऊन, तो क्या हो जाएगा, न्यून। तो अगर यदि इसमें कौन सी संधि हुई है, इसमें यण संधि हुई है, क्योंकि ना में जो हरस ई लगा है तो ई का क्या बन जाता है, यण संधि में या बन जाता है, इसीलिए न्यून में या बन गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, रंग मंच पर पर्दे के पीछे का स्थान कहलाता है नैतृत्य, पहला ऑप्शन है नैऋत्य, और दूसरा ऑप्शन है नेपथ्य, और सी ऑप्शन में है प्रेक्षागृह, और डी ऑप्शन में अलिंद। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान कहलाता है दोस्तों नेपथ्य। हमेशा ध्यान देंगे, ये पर्दे के पीछे से जो बोला जाता है, जो कहा जाता है, का स्थान जो होता है वो क्या कहलाता है, नेपथ्य कहलाता है। और एक ऑप्शन इसमें दिया गया है दोस्तों कि सी ऑप्शन में प्रेक्षागृह, ये भी कई बार परीक्षा में पूछता है। यह वह स्थान होता है जहां पर अभिनय किया जाता है, जहां पर मंचन किया जाता है, उस स्थान को प्रेक्षागृह कहते हैं। इस बिंदु को भी बिल्कुल आप नोट किए रहेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंद्र के पर्यायवाची शब्दों का समूह है। इंद्र के पर्यायवाची शब्दों का समूह है। पहला ऑप्शन है वैनतेय, चंद्रमौल, सुरपति, देवराज, बी ऑप्शन है मधवा, पुरंदर, सचीपति, वासव, डी ऑप्शन में है सुरपति, पुरंदर, उपेंद्र, अंशुमाली, डी ऑप्शन में वैनतेय, मधवा, सुरपति और वासव। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, जो इंद्र की पर्यायवाची है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, मधवा, पुरंदर, सचीपति और वासव। ये किसकी पर्यायवाची है, इंद्र की पर्यायवाची है। इसमें एक ऑप्शन पहले ऑप्शन में दोस्तों जो ये वैनतेय है, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। वैनतेय किसकी पर्यायवाची है, गरुण की पर्यायवाची है, इसको नोट किए रहेंगे। किसकी पर्यायवाची है, गरुण की पर्यायवाची है। और एक ऑप्शन में ये यहाँ पर जो दिया गया है अंशुमाली, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अंशुमाली ये किसकी पर्यायवाची है, सूर्य की पर्यायवाची है। ये इंपॉर्टेंट पर्यायवाचियाँ थी दोस्तों, इन बिंदु पर भी आप ध्यान देते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मज़ा आ रहा है, हाँ बिल्कुल मज़ा आएगा दोस्तों, बड़े ही अच्छे क्वेश्चन को समाहित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे।
अगला क्वेश्चन है पंडित दूध पीता है, इस वाक्य में कारक है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। पंडित दूध पीता है, इस वाक्य में कारक है। पहला है कर्म करण, बी ऑप्शन में है संप्रदान और संबंध, और डी ऑप्शन में है कर्ता कर्म, और सी ऑप्शन में है कर्ता कर्म, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सवाल सही होगा दोस्तों? इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें आपका दोस्तों कर्ता और कर्म, ये सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो यहाँ पर कैसे पकड़ेंगे दोस्तों, हमेशा ध्यान दीजिए। पंडित दूध पीता है, तो पंडित ने दूध को पीता है। क्या पीता है? पंडित क्या पीता है? दूध को पीता है। तो यहाँ पर दोनों कारक चिन्ह लगा दीजिए। पंडित ने, तो यहाँ पर ने और को दो कारक चिन्ह छिपे हुए हैं। तो ने किसका कारक चिन्ह होता है दोस्तों? कर्ता का होता है, और को किसका होता है? कर्म का होता है। इसलिए यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है दोस्तों। ऐसे प्रश्नों पर, ऐसे वाक्यों में जिसमें कारक ढूंढना होता है दोस्तों, हमेशा कारक चिन्हों को पकड़ना। अगर कारक चिन्हों, जो छिपे हुए कारक चिन्ह को अगर आप ज्ञात कर लेते हैं तो निश्चित रूप से उसमें आप कारक को पहचान कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस शब्द में ला प्रत्यय रूप में नहीं आया है? यानी कि ये पूछ रहा है कि किस शब्द में ला प्रत्यय रूप में नहीं आया है, यानी कि किस शब्द में ला प्रत्यय नहीं है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, बताइए। पहला ऑप्शन है कुशल, दूसरा ऑप्शन है मृदुल, तीसरा ऑप्शन है विमल, और चौथा ऑप्शन है रोमल। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? यहाँ पर आपका सी ऑप्शन विमल बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो हमेशा ध्यान दीजिए दोस्तों कि अगर प्रत्यय निकालना है, प्रत्यय को ज्ञात करना है, तो दोस्तों बिल्कुल आसान सा तरीका हम बता रहे हैं। केवल आपको कुछ नहीं करना है, प्रत्येक शब्दों से के अंत से वर्णों को निकालना शुरू कर दीजिए, और तब तक निकालते रहिए कि जब तक उसका पूर्व पद एक सार्थक शब्द न बन जाए। जैसे कुशल में हम ला को गायब करेंगे तो क्या बन जाएगा? कुश। कुश एक सार्थक शब्द है, इसलिए ला इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। मृदुल में ला को गायब करेंगे, मृदु बनेगा, ये भी सार्थक शब्द है, इसमें भी ला प्रत्यय है। और रोमल में ला को गायब करेंगे तो रोम, ये भी सार्थक शब्द है। विमल में हम ला को गायब करेंगे तो शब्द बन जाएगा बिम, तो बिम कोई सार्थक शब्द नहीं है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर विमल शब्द में ला प्रत्यय नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि मुख अवयवों के निकट आने से संघर्ष के पश्चात प्रकट होने वाली ध्वनि कौन सी है? मुख अवयवों के निकट आने से संघर्ष के पश्चात प्रकट होने वाली ध्वनि कौन सी है? पहला ऑप्शन है स्पर्श, दूसरा है अंतस्थ, और तीसरा है वर्त्स्य, और डी ऑप्शन है ओष्म। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार परीक्षाओं में पूछा है दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? हमेशा ध्यान दीजिए दोस्तों, जो संघर्षी वर्ण होते हैं वो ऊष्म के अंतर्गत आते हैं, यानी कि यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। जो ऊष्म वर्ण यानी कि तीनों सा और हा, इन्हें ऊष्म व्यंजन और संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है, संघर्षी ध्वनि भी कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ठीक है। और अंतस्थ वर्ण कौन से आते हैं दोस्तों? यारा लावा, ये सभी क्या हैं? अंतस्थ वर्ण हैं। और स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कौन से आते हैं? का से लेकर के मा तक के वर्ण जो हैं स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक उद्देश्य एक विधेय से मिलकर बनने वाला वाक्य क्या कहलाता है? बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ मज़ा आ रहा होगा।
तो दोस्तों एक उद्देश्य एक विधेय से मिलकर बनने वाला वाक्य क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है संयुक्त वाक्य, बी ऑप्शन है साधारण वाक्य और सी ऑप्शन है मिश्र वाक्य और डी ऑप्शन है आज्ञार्थक। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? यहाँ पर आपका दोस्तों हमेशा जानिए, जब एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वह वाक्य हमेशा साधारण वाक्य कहलाता है। और थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे दोस्तों कि साधारण वाक्य हमेशा जिसमें कि कम से कम एक कर्ता, एक क्रिया और एक कर्म हो, तो वह वाक्य हमेशा साधारण वाक्य कहलाता है। ठीक है दोस्तों। और संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं दोस्तों? हमेशा ध्यान दीजिए दोस्तों, बड़े ही आसान तरीका से हम बता रहे हैं कि कैसे जानेंगे संयुक्त वाक्य। तो हमेशा देखिए दोस्तों, जब संयोजक वाक्य, संयोजक शब्द जैसे ना केवल, बल्कि, और, लेकिन, या तो, ऐसे संयोजक शब्दों से जब वाक्य जुड़े होते हैं तो ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों। इन संयोजक शब्दों को बिल्कुल आप नोट किए रहें। जैसे ही कहीं पर आपको दिखाई दे क्या, ना केवल, बल्कि, और, लेकिन, या तो, ना तो, ठीक है, ऐसे संयोजक शब्द अगर वाक्य में दिखाई दे रहे हैं तो आंख मूंद करके दोस्तों आप संयुक्त वाक्य लगा दीजिए। ठीक है। और मिश्र वाक्य की चर्चा अगर हम करें तो बिल्कुल आसान तरीका। इसमें क्या होता है दोस्तों कि एक प्रधान वाक्य होता है, एक प्रधान उपवाक्य होता है और उसी पर दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है, आधारित रहता है। तो इसकी पहचान क्या करेंगे दोस्तों? तो हमेशा जानिए दोस्तों, बड़ी मज़ेदार बातें हैं कि इसको जानने के लिए यह मिश्रित वाक्य की शुरुआत हमेशा यदि से, या तो यदि से हुआ रहेगा, या तो यद्यपि से, चूंकि, इसलिए, इतना, उतना, बशर्ते, क्योंकि, बस इन्हीं शब्दों से अगर शुरुआत हुई है किसी शब्दों वाक्यों की, तो बस दोस्तों आप बिल्कुल आंख मूंद करके मिश्रित वाक्य पर टिक कर देना है। ठीक है दोस्तों। आई मज़ा? मैं आशा करता हूं कि दोस्तों आज के इस प्रैक्टिस टेस्ट में आपको बड़ा ही आनंद आया होगा। तो कैसे लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर देंगे। इसी प्रश्नों के साथ मैं आज की इस प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त करता हूं और अपने साथियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय दोस्तों।